उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और इस क्लास को करने के लिए एकदम आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ जुड़े होंगे, पूरे एनर्जी के साथ जुड़े होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का हम लोग पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, भारत संसाधन एवं उपयोग। और संसाधन वाले चैप्टर में हम सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको बता दिए थे। प्राकृतिक संसाधन के बारे में कल पूरा बता दिए थे। प्राकृतिक संसाधन के बाद हम लोग जल संसाधन में आ चुके थे। पिछली क्लास में हम लोग जल संसाधन के बारे में भी पढ़े हैं और आज आपका जल संसाधन वाला चैप्टर खत्म करके ही दम लेंगे। यानी कि आज आपका जल संसाधन वाला जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। तो आज जल संसाधन वाले चैप्टर को समाप्त करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। कल आप लोगों को हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ाए थे, कुछ याद है कि भूल गए हैं? कल हम आप लोगों को नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ाए थे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको याद है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में कल पढ़ाए थे, कितने बच्चों को याद है? जरा एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए तो। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में कितने बच्चों को याद है? याद है आप लोगों को? अगर याद है तो आप लोग हमें बताइए कि नर्मदा नदी जो है, ठीक है ना, वो कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? आप लोग बस हम इतना बता दीजिए, नर्मदा नदी कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? बस आप लोग इतना बताइए, हमें पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करके आए हैं। बताओ बाबू जल्दी से, नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? हाँ, पहले सब लोग ना मेघा पाटेकर लिख रहे थे। सब लोगों को पता था कि सर तो यही पूछेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे। हम वो ना पूछ रहे हैं, आप लोग हमें बताए। हाँ आप देखिए, सब बच्चों को आ गया भाई। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वाह बहुत बढ़िया। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सब हम आपको बता दिए थे ना? बता दिए थे ना? बताओ बाबू। हाँ अच्छा, इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत राजस्थान भी, ठीक है ना। यानी कि नर्मदा नदी का जो जल है वो मुख्य रूप से 4 राज्यों से होकर के गुजरता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए आपको यहाँ पर ना बताते हैं, आप लोग जरा समझने का प्रयास करिएगा बाबू। आप लोग ना हर एक चीज को यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक नदी, ठीक है ना। ये मान लिया जाए नदी है, ये नदी है, ठीक है। ये कौन सा नदी है? ये है नर्मदा नदी, ठीक है ना। ये है बाबू नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी में पानी बह रहा है। चलिए ये हो गया। ठीक है ना, ये नर्मदा नदी आपका हो गया। समझिएगा, आपको जो टॉपिक समझाने जा रहे हैं ना, खुद समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा टॉपिक आप लोगों को समझा रहे थे। ये प्यारे बच्चे कौन सा नदी हो गया? नर्मदा नदी, ठीक है। ये हो गया नर्मदा नदी। ये कौन सा नदी है? नर्मदा, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है आपका, ठीक है ना, नर्मदा नदी है। अच्छा अभी हम आपको बताएं कि नर्मदा नदी जो है यह 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन भाई? अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है राजस्थान, ठीक है ना। एक यहाँ से होकर के गुजर गया भाई, चलो जी। एक यहाँ से होकर के नर्मदा नदी गुजर गया, ठीक है ना। इधर क्या है बाबू? इधर है राजस्थान, ठीक है। हाँ इधर है राजस्थान। चलिएगा अब हम क्या करते हैं कि एक मान लिया जाए यहाँ से होकर के गुजर रहा है, ठीक है ना। एक यहाँ से होकर के मान लिया जाए कि नर्मदा नदी का पानी गुजरा। इधर क्या है? इधर है गुजरात, इधर हो गया गुजरात, ठीक है ना। हम मानते हैं कि एक यहाँ पर से होकर के पानी भी गुजरेगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए बस ये मान ले रहे हैं। ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। और इधर हम मान लेते हैं ये हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब समझना बाबू, अभी हम आपको क्या बताएं कि 4 राज्यों से होकर के नर्मदा नदी का पानी गुजरता है। समझिएगा, ये 4 राज्यों से होकर के नर्मदा नदी का पानी गुजर रहा है। कौन कौन? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। हाँ ध्यान से एकदम सुनिएगा। हाँ सर आप हमसे नाराज हैं, काहे नाराज रहेंगे भाई? इतना सुबह सुबह खुश होकर के आए हैं नाराज होने के लिए? बस आप लोग बढ़िया से पढ़िए ना, बहुत बढ़िया से तरीका से आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये है ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर मैप से पढ़ाइए। अगर मैप में नर्मदा नदी आ जाता है तो हम आपको बता देते हैं। ये भाई हमें नहीं कर रहा है, देख लेते हैं, कीबोर्ड आज लगा लेते हैं, रुक।
कीबोर्ड आज लगा लेते हैं, रुक जाओ, लेकिन आज नर्मदा नदी हम समझा करके ही दम लेंगे, ठीक है ना। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी समझना भाई, नर्मदा नदी अगर मैप पे आ जाए ना तो हम बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझा पाएंगे। ये वाले में पता तो चल रहा है लेकिन उतने अच्छे तरीके से पता नहीं चल रहा, ये वाले में ना उतने अच्छे तरीके से पता नहीं चल, और कोई मैप अगर अच्छे तरीके से गूगल पे डला हुआ हो तो हम बता देते हैं, रुक जाइए। देखो बाबू, राजस्थान का बहुत छोटा सा हिस्सा लेता है, मुख्य रूप से नर्मदा नदी जो है ना, ये मुख्य रूप से नर्मदा नदी जो है वो आपकी किताब में हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरता है, क्योंकि राजस्थान को तो इस मैप में टच नहीं कर रहा है। किताब में कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि नर्मदा नदी का पानी प्रेरित है? किताब में तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पर ऐसा लिखा गया है, या फिर लिखा गया होगा तो अभी तुरंत हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। और किताब में कहाँ पर होगा, अगर आप लोगों को जानकारी हो कि किस पेज नंबर में है तो आप हमें बता सकते हैं। कहीं पे किताब में भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। देख लेते हैं, और अगर हमें पश्चिम बंगाल नहीं लिखा हुआ है किताब में, बिना किताब के ही हम बता देते हैं। चलो बाबू, नर्मदा नदी के बारे में ये कहा जाता है कि मुख्य रूप से तीन ही राज्य है, यहाँ पे हम राजस्थान भी देख रहे हैं तो राजस्थान को टच नहीं कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं ना कि आप लोग एक्स्ट्रा मत याद करिए, राजस्थान वाला सेक्शन को ना हम हटा ही देते हैं, राजस्थान वाले पार्ट को ना हम हटा ही देते हैं, बस तीन ही याद करिए आप लोग, ठीक है ना। कल जो हम आप लोगों को बताए थे, कल जो हम आप लोगों को बताए थे, कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीन ही बस आप लोग रहने दीजिए, चौथा के झंझट में नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी का जो पानी है यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। आप लोगों को अगर ये मैप अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा हो तो आप लोग देखिए, ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, यही है नर्मदा नदी, ये जो ब्लू वाला लाइन आप लोग देख रहे हैं ये कौन है बाबू, नर्मदा नदी है। अब इस नर्मदा नदी में गुजरात कहां पर है, देखो बाबू हम आपको बता देते हैं, गुजरात जो है वो यहां पर है, गुजरात ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये हिस्सा गुजरात हो गया, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये महाराष्ट्र है, और फिर आप लोग इधर ऊपर में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया और ये मध्य प्रदेश हो गया। तो नर्मदा नदी का पानी जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, ठीक है ना, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बताते हैं, जरा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है ना। अब आप लोग ना जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लिया जाए कि नर्मदा नदी का पानी इधर से बहते हुए जा रहा है, अब गुजरात वाला क्या किया, गुजरात वाला क्या किया है, अब मान लिया जाए कि यहां पे एक बांध बना लिया, समझिएगा जरा ध्यान से, यहां पे क्या किया, एक बांध बना लिया। अब जब यहां पे बांध बना लिया तो पूरा पानी ये गुजरात में घुस गया, समझिएगा जरा ध्यान से, नर्मदा नदी का पानी इधर से आ रहा है, इधर से नर्मदा नदी का पानी आ रहा है, और यहाँ पे गुजरात वाला क्या किया है कि बांध बना लिया। अब बांध बना लिया तो पूरा का पूरा पानी गुजरात की तरफ मुड़ गया। अच्छा, अब गुजरात भर दम पहले नदी के पानी का उपयोग कर लिया, सिंचाई में और भी जहां जहां पर भी उपयोग करना है, तो गुजरात वाला पूरा पानी का उपयोग कर लिया, और पूरा पानी का उपयोग करने के बाद गुजरात वाला क्या करता है, पानी को छोड़ता है, ठीक है ना। पूरा पानी का उपयोग करने के बाद गुजरात वाला जो है वो पानी को छोड़ा, अब पानी को छोड़ा तो पानी आगे बढ़ा, पानी जब आगे बढ़ा तो यहां पहुंचा महाराष्ट्र के पास। अब महाराष्ट्र वाला क्या किया कि यहां पर अपना रोक लिया पानी को, ठीक है ना, महाराष्ट्र वाला यहां पे पानी रोका और पूरा पहले भरदम अपने यूज किया, और अपने यूज करने के बाद पहले कहां चला गया जी,
हाँ, पहले सबसे पहले गुजरात वाला यूज किया, फिर महाराष्ट्र वाला, और लास्ट में सबसे लास्ट में देगा मध्य प्रदेश को। अच्छा ये बताइए लड़ाई होगा कि नहीं होगा कि पहले तुम लोग पूरा यूज कर ले रहे हो और सबसे लास्ट में हमरा देते हो जी। ये मध्य प्रदेश वाला क्या कहेगा, सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा, इससे नहीं होगा। यानी कि किसी एक नदी को पानी को लेकर के 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या हो गया, विवाद हो गया, समझिएगा। हाँ, किसी नदी के पानी को लेकर के, मतलब कोई भी नदी रहे, किसी नदी के पानी को लेकर के 2 या 2 से अधिक राज्यों, जब कोई नदी का पानी 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर के गुजरती है तो नदी के जल के उपयोग के लिए आपस में मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है। और जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, चूंकि राज्यों के बीच में विवाद हुआ है ना, राज्यों के बीच में विवाद हुआ है, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय क्या बोलते हैं बाबू, अंतरराज्यीय जल विवाद। क्या बोलते हैं, अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। क्या लिखेंगे, जब किसी नदी का पानी 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर के गुजरती है, जब किसी नदी का पानी 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। ए भाई अब इसमें एक बच्चे का कमेंट का आ रहा है कि गुरुजी पहले क्या है, पहले है मध्य प्रदेश। अरे भाई आप सबसे पहले तो ये समझो, इधर से अगर हम चलें तो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, और तब लास्ट में मध्य प्रदेश है। हम वही लिखे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हम बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर नदी का चित्र बनाए हैं। अब सचमुच में इसको नदी समझ लीजिएगा तो मामला गड़बड़ न हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस आपको एक समझाना चाह रहे थे कि भाई जब 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर के नदी का पानी जब गुजरता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर के नदी का पानी जब गुजरता है तो आपस में लोग विवाद कर लेते हैं नदी के पानी के उपयोग के लिए। नदी के पानी के उपयोग के लिए लोग आपस में विवाद कर लेते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद। इसी को क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। बताओ बाबू, यहां तक समझ में आया, बताइए। इसी को हम लोग कहते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद। क्या बाबू यहां तक समझ में आया, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, यहां तक लिखिए, समझ में आया। अंतरराज्यीय जल विवाद कितने बच्चों को समझ में आया, एकदम सिंपल। जब किसी नदी का पानी 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर के गुजरती है तो नदी के जल के उपयोग को लेकर के, नदी के जल के उपयोग को लेकर के आपस में विवाद हो जाता है, उसे ही अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं, ठीक है ना। और इस विवाद को सुलझाने के लिए कि नदी के पानी को लेकर के आपस में राज्य जो है वो विवाद न करें, तो इस विवाद को लेकर के 1969 ईस्वी में, समझिएगा 1969 ईस्वी में प्यारे बच्चों, 1969 ईस्वी में एक नियम बना था जिसको बोलते हैं जल विवाद न्याय प्राधिकरण। क्या बोलते हैं, जल विवाद न्याय प्राधिकरण। क्या बोलते हैं, जल विवाद न्याय प्राधिकरण, प्राधिकरण इसी को बोलते हैं जल विवाद न्याय प्राधिकरण, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक राज्य नदी के जल को लेकर के आपस में विवाद कर लेते थे, इसलिए सरकार को बनाना पड़ा जल विवाद न्याय प्राधिकरण। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए कि हाँ सर जी समझ में आ गया, चल लिख कर समझाइए। ए भाई अब ना हमारा बड़ा खीस बरता है, हैं ये कौची करके हम समझा रहे हैं, मतलब पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ आए बस कमेंट कर दो रे, ए घुस गए, अच्छा क्लास चालू हो गया, चलो लिखना शुरू करो, एकदम दे देना, कुछ लिख ले जाओ ना, सर का ध्यान बस हमारी तरफ जाना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा उल्टा लिखेंगे ना कि सर का ध्यान हमारी तरफ आ जाए, सर हमारा बस एक बार नाम पढ़ ले, इसके लिए लोग आधा बच्चे उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। आप लोग पढ़ने पर ध्यान लगाते नहीं हो, इतना बढ़िया से चित्र बना करके, ग्राफ बना करके, नक्शा दिखा करके, सब कुछ करके समझा रहे हैं। बताइए, समझ में आने से मतलब होना चाहिए जी, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा है तो कहेंगे कि कुछ गड़बड़ बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अंतरराज्यीय जल विवाद के बारे में क्या लिखेंगे, बस वही लिखेंगे जो हम आपको बताए। क्या लिखेंगे बाबू, चलिए अब हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं क्वेश्चन पे, कि परीक्षा में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से प्रश्न आएगा और किस तरीके से इसका जवाब आपको देना है। देखिए परीक्षा में ये सवाल आता है, पहले तो हम इन सब चीजों को जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम राजस्थान जब नहीं लिखे हैं तो राजस्थान को हटा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए परीक्षा में कुछ सवाल इस तरीके से करके आएगा कि अंतरराज्यीय जल विवाद किसे कहते हैं, अंतरराज्यीय जल विवाद किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे किसी विशेष नदी का जल, कोई भी नदी रहे, किसी भी नदी का जल जब 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर के बहती है, जब कोई नदी का जल 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर के बहती है तो इन राज्यों में नदी के जल के उपयोग के लिए आपस में ही मतभेद या विवाद हो जाता है, ठीक है ना। बाताबाती हो गया, वाक युद्ध जिसको कहते हैं वो हो जाता है, उसे ही अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। कितना सिंपल है, ग्राफ के माध्यम से भी आपको एकदम आसानी से याद आ रहा होगा कि जब किसी नदी का जल 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर के बहती है,
तो नदी के जल के उपयोग को लेकर के आपस में ही लोग विवाद कर लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे नर्मदा एवं इसके सहायक नदियों के पानी को लेकर के जितने भी राज्य हैं, 3 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जल उपयोग को लेकर के सहमति नहीं बन पाई और विवाद शुरू हो गया। और इस विवाद से बचने के लिए 1969 में न्याय प्राधिकरण, जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना हुई। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना 1969 में। जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1969 में, याद रखिएगा। जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताइए ना। जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1969 में। क्लियर, यहां तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पिछले साल का मैथ क्या भाई, पिछले साल का मैथ बताओ बाबू। क्लियर हो गया ना, चलिए। अब इसके बाद एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है जल संकट। क्या नाम है बाबू, जल संकट। अच्छा, जल संकट का चीज है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी हम लोग जब मन करता है तब जा करके हंडिल घुमाते हैं चापाकल वाला, एकदम 1 लोटा पानी निकालते हैं, एकदम भटक जाते हैं, या फिर मोटर वाला जाकर के स्टार्टर का स्विच दबाते हैं, एकदम मोटर से एकदम फोर्सिंग मारना शुरू किया, एकदम पानी से नहा लेते हैं, पी लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन सोचो कि अगर बारिश ना हो, या फिर अगर हम चापाकल हंडिल मारने गए, देखिए कि चापाकले में पानी गायब हो गया, मोटर का स्विच दबा रहे हैं तो एकदम थोड़ा 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 सा पानी फेंक रहा है, तो कहेंगे ना कि अरे लगता है कि लेयर भाग गया। क्या आप लोग बोलते हैं ना कि लेयर भाग गया? लेयर भाग गया नहीं, जल संकट आ गया। क्या आ गया? जल संकट। जैसे मान लिया जाए, आपको हम एक चीज बता रहे हैं, हमको डेली 10,000 लीटर जल की आवश्यकता है। समझिएगा, आपको हम बता रहे हैं हमको डेली 10,000 लीटर जल की आवश्यकता है, नहाने खाने सुबह से लेकर के शाम तक। ठीक है ना, 10,000 लीटर जल की आवश्यकता है। उस 10,000 लीटर में अगर हमको मिल पा रहा है सिर्फ 4,000 लीटर, हमको जरूरत है 10,000 लीटर का, लेकिन मिल रहा है कितना? मिल रहा है कितना? 4,000 लीटर। समझ में आ रहा है ना? जरूरत है, ये जरूरत है 10,000 लीटर का और मिल रहा है 4,000 लीटर। तो फिर प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं जल संकट, यानी कि जल का संकट आ गया। आखिर जल का संकट आ गया तो उसके बाद है ना, हमको चाहिए जितना नहीं मिल रहा है। समझ आ गया? लेकिन ऐसे ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति को एक दिन में, ऐसे भारत में एक मापदंड रखा गया है। एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे फॉल्कन मार्क, ध्यान रखिएगा, एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे बाबू? स्वीडन। स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? फॉल्कन मार्क। फॉल्कन, ठीक है ना, एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फॉल्कन मार्क। ठीक है ना, फॉल्कन मार्क के अनुसार ये कहते थे, क्या कहते थे पता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 1,000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, किसी भी प्रांत में रहे, किसी भी गांव में रहे, शहर में रहे, प्रतिदिन एक व्यक्ति को, फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रतिदिन, समझिएगा, फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रतिदिन एक व्यक्ति को, प्रतिदिन एक व्यक्ति को, प्रतिदिन एक व्यक्ति को, फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रतिदिन एक व्यक्ति को 1,000 घन मीटर, 1,000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 1,000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम जल उपलब्ध हो पा रहा है, अगर इससे कम जल उपलब्ध हो तो उसे ही जल संकट कहते हैं। तो उसे ही जल संकट कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता है कि 1,000 घन मीटर बराबर कितना लीटर होता है? अब आप लोग बताइए। हाँ, हम जानते थे कि ये पूछेंगे आप लोग। अब देखिए, बच्चों का कमेंट आना शुरू हो गया कि सर 1,000 घन मीटर का मतलब कितना? 1,000 घन मीटर का मतलब कितना? आप लोग बताइए, 1,000 घन मीटर का मतलब कितना? बाबू ध्यान रखिएगा, 1,000 घन मीटर, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग, 1,000 घन मीटर, 1,000 घन मीटर बराबर होता है 10 लाख लीटर। 10 लाख लीटर।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1000 घन मीटर बराबर 10 लाख लीटर, यानी कि एक व्यक्ति पर एक दिन में 10 लाख लीटर का जल एकदम उस पर अनिवार्य होना चाहिए। समझ में आ गया ना? है? एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, 10 लाख लीटर का आवश्यकता होता है। अब एक दिन में हमें लगता है एक दिन का वो बात नहीं किए होंगे, वो बात किए होंगे शायद महीने का बात किए होंगे। ऐसे आपके किताब में देख लेते हैं, एक दिन में या फिर एक महीने में कितना दिन का बात है। स्टूडेंट एक ही दिन का लिखे हैं भाई। प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है भाई, एक दिन में। अगर किसी व्यक्ति को एक दिन में, चाहे वो उसका यूज करे चाहे नहीं करे, हम चाहे उसका उपयोग करें चाहे ना करें, ठीक है ना, हम उपयोग करें चाहे ना करें, लेकिन 1000 घन मीटर जल अगर हमें उपलब्ध हो पा रहा है तो हम कहेंगे कि जल संकट नहीं है। लेकिन 1000 घन मीटर उपलब्ध अगर नहीं हो पा रहा है तो कहेंगे कि जल संकट है। तो क्या कहेंगे? कि जल संकट है। समझ में आ गया ना? तो बाबू ध्यान रखिएगा, भारत में अगर बात किया जाए तो अभी कितना जल की उपलब्धता है पता है? चाहिए 1000, लेकिन भारत में अभी मिल रहा है हम लोगों को 1300 घन मीटर, यानी कि जल संकट अभी भारत में नहीं आया है, ठीक है ना? तो लिखेंगे भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति 1300 घन मीटर, प्रति व्यक्ति 1300 घन मीटर जल की उपलब्धता है। जल की उपलब्धता 1300 जल की उपलब्धता है, अर्थात भारत में जल संकट नहीं है, ठीक है ना? तो जल संकट बाबू, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया आप लोगों का? बताओ जल्दी से, हाँ जल्दी जल्दी से बताओ बाबू। समझ में आ गया ना? क्योंकि जल का उपयोग बहुत ज्यादा है, और पता है जल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है सिंचाई में। 22% बिजली जो है वो जल से ही बन रहा है। 22% बिजली, समझिएगा, 22% बिजली जो है वह जल से ही उपलब्ध हो पा रहा है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, 22% बिजली जो है ना वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। ये तो अंतर्राज्यीय जल विवाद बता दिए। ध्यान रखिएगा, 22% बिजली है जो जल से प्राप्त होता है। जल से यानी जल विद्युत से प्राप्त होता है। 22% बिजली जो है ना वो जल विद्युत से प्राप्त होता है, ये सोच लीजिए। और सबसे ज्यादा जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जल का उपयोग सिंचाई में होता है। सबसे ज्यादा जल का उपयोग कहां होता है? सिंचाई में होता है। समझ में आ गया ना? सबसे ज्यादा जल का उपयोग सिंचाई में होता है, ये बात भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर बाबू? बाकी आप लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन उद्योग खुल रहा है, फैक्ट्री खुल रहा है, आदमी जो है वो हद से ज्यादा पानी का यूज कर रहा है, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा पानी को बहा दे रहा है। फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकल रहा है, बहुत सारा उपयोग उधर हो रहा है। यानी कि आजकल ना जल का बहुत ज्यादा विदोहन हो रहा है, ठीक है ना? यूज से ज्यादा मिसयूज हो रहा है। जल का यूज से ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर जल संकट से बचना है तो जल का सही उपयोग करें, जल को बचा करके चलें। अगर जल को बचा करके नहीं चलेंगे तो जल संकट से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। एक न एक दिन जल संकट आना है कि भाई कपड़ा धोने के लिए, यहां तक कि नहाने खाने के लिए भी पानी बड़ा मुश्किल से मिलेगा, ठीक है ना? तो इसलिए सब लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज कि पानी का सही उपयोग करें, पानी को ज्यादा बर्बाद ना करें, जितना जरूरत हो उतना ही मान करके चलें, उतना ही उपयोग करें, और नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सब प्यारे बच्चे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, दूसरी बात कि गंदे चीजों को पानी में ना फेंकें, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको पानी में ना फेंकें। बहुत सारे लोग जो मवेशी मर जाते हैं उस मवेशी को पानी में बहा देते हैं, वैसा ना करें। मवेशी को पानी में ना धोएं। इसके अलावा गंदा ये जो नलियों का जल है उसको नदी में ना गिराएं, उसको नदी में गिराने से नदी का जल दूषित होता है। फैक्ट्री का जो नाली है, फैक्ट्री का जो गंदा जल है उसको नदी में ना प्रवाहित करें, तब जाकर के जल संकट से बचा जाएगा, जल को बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ हो रहा है सीधे उल्टा।
लोग ये सोचते ही नहीं है कि जल को बचाना है। फैक्ट्री खुला, पूरा पानी नदी में जा रहा है, नाला बना, पूरा पानी। हम भाई पटना की बात करते हैं, बिहार की राजधानी है। पटना का जितना नाला है, बड़ा बड़ा नाला, इतना बड़ा बड़ा नाला है ना कि देखने में लगेगा कि नदी के फेल कैले है। पटना में अधिकांश सड़क जिस पर आप चलते हैं, जिस पर गाड़ियां दौड़ती है, उसके नीचे नाला बह रहा है। आप सोच लीजिए, पटना का अधिकांश सड़क जिस पे गाड़ियां ये गाड़ियां दौड़ रही है, आपको लगेगा कि एकदम वाह, एकदम पीच रोड कितना बढ़िया है, लेकिन उसके नीचे नाला बह रहा है। इतना बड़ा बड़ा नाला जो है ना वो पटना में है, और पूरा का पूरा नाला का पानी जो है वो गंगा नदी में जाके गिर जाता है। सोच लीजिए, पूरा नाला का पानी गंगा नदी में, और उस गंगा नदी को लोग कितना शुद्ध मानते हैं, कितना पवित्र मानते हैं। लेकिन सोचिए कि कितना ज्यादा हाइजीनिक होगा वो गंगा नदी का पानी। भाई पूरा नदी का पानी, ऐसा ऐसा एक तो मतलब एक शहर है पटना, ऐसा ऐसा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ कितना शहर है, और सब नदी का पानी कहाँ गिर रहा है? गंगा नदी में ही गिर रहा है। जिस नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसका पानी उस नदी में गिर रहा है। नदी का जल ऐसे ही प्रदूषित हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए सब लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग इसको बचाने का प्रयास करिएगा। बिहार में खास करके बता देते हैं हम आप लोगों को कि अति जल दोहन से, जल के अति दोहन से, जल में समझिएगा, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार की, तो बिहार में जल के अति दोहन से, बिहार में जल के अति दोहन से जल में आर्सेनिक की मात्रा, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि हुई है, ठीक है ना, वृद्धि भी है, ठीक है। अब कहिए कि सर ये आर्सेनिक क्या होता है? अब सुन लीजिए, आर्सेनिक से कैंसर रोग का खतरा होता है, कैंसर रोग का खतरा होता है, खतरा है, आर्सेनिक से कैंसर रोग का खतरा होता है। बिहार में आप लोग देखते होंगे कि कैंसर का बहुत ज्यादा मरीज धीरे धीरे निकल रहा है सब, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मरीज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि कैंसर से प्रभावित है। पता है आर्सेनिक के कारण हो रहा है। पानी में इतना ज्यादा आर्सेनिक का मात्रा आ गया है, इतना ज्यादा आर्सेनिक एक धातु है जिसको कि अगर शरीर में ग्रहण करिएगा ना हद से ज्यादा, तो फिर कैंसर का बीमारी उत्पन्न कर देता है। और बिहार के जल में ना बहुत ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा है, इसलिए यहाँ के जल संसाधन विभाग के द्वारा यह निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि शहरी इलाकों में तो खास करके 100-150 फीट पर अगर बोरिंग है तो उसका पानी पिए ही नहीं, ठीक है ना। अगर 100-150 फीट पर बोरिंग है ना तो उसका पानी तो बिल्कुल नहीं पीजिए, कम से कम 300-400 फीट नीचे वाला पानी पीजिए। पटना में ही हम लोग बात करते हैं, हम लोग पटना में जहां पे रहते हैं ना, यहाँ का जितना भी बोरिंग चलता है सब 350 फीट के ऊपर चलता है, 350-400 फीट के ऊपर चलता है, ठीक है ना। और वहीं आप गांव में चले जाइए, 50 फीट 100 फीट वाला पानी लोग पीता है ना, एकदम प्योर लगता है कि आरओ से छना हुआ पानी है, ठीक है। लेकिन पटना में 350-400 फीट नीचे वाला पानी पीजिएगा तब लगेगा, क्योंकि पानी दूषित हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ के जल संसाधन विभाग के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि आर्सेनिक का मात्रा बढ़ा है। अच्छा, पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा आर्सेनिक किसी चीज में मिल रहा है तो वो आलू में मिल रहा है, क्योंकि पानी से ही आलू को सींचा जा रहा है, और तो आलू में भी जाकर के आर्सेनिक का मात्रा ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आलू तो धरती के ऊपर उपजता है ना, सीधे सीधे उसको मिल जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आर्सेनिक का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो सोचिए आने वाला समय में अगर इसी प्रकार से पानी का लोग ये मिसयूज करते रहे तो एक दिन कैंसर सबको हो जाएगा, ठीक है ना। और इतना खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो अगर कैंसर से बचना है तो जल का सदुपयोग करिए, जल का दुरुपयोग आप लोग बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर बाबू, यहां तक समझ में आया? हाँ, यहां तक समझ में आ गया ना। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि जब जल इतना जरूरी है, जब पानी इतना ज्यादा जरूरी है, तो जल को बचाना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी को बचा करके चलें। तो जल को बचाना, इसी को कहते हैं जल संरक्षण। क्या कहते हैं? जल संरक्षण। जल को बचाना यानी कि जल संरक्षण। तो अब हम लोग समझेंगे कि जल संरक्षण क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि जल संरक्षण क्या है, समझिएगा बाबू। अब हम लोग ना जल संरक्षण देख लेते हैं। यहां से जल संरक्षण के बारे में बताएंगे, और जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, जल संरक्षण को कैसे बचाया जा सकता है, ये सब कुछ हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है ना। जल संरक्षण के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, सुनिएगा। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं? जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उपाय क्या हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। जल जो कि प्राकृतिक संसाधन है और मानव अपनी आजीविका और उत्पादन अनुक्रियाओं को जल द्वारा सुनिश्चित करता है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है और मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जल के द्वारा ही करता है। जल के द्वारा ही मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः जल को प्रदूषित होने से, व्यर्थ खर्च होने से अथवा जल चक्र की स्थिति बनी रहे, इसलिए जो भी हम मानवों के द्वारा बचाव के कार्यक्रम या उपाय किए जाते हैं, यानी कि जल को बचाने के लिए, चूंकि जल ही जीवन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, जल के कारण जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है, इसलिए जल को बचाने के लिए हम मानवों के द्वारा जो भी उपाय किया जाता है, जो भी बचाव के कार्यक्रम किया जाता है, उसे ही जल संरक्षण कहते हैं।
यानी कि जल को बचाने के लिए हम जो उपाय कर रहे हैं उसको जल संरक्षण कहेंगे। जल को बचाने के लिए जो उपाय करेंगे उसको जल संरक्षण कहेंगे। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछे कि जल को बचाने का 4 उपाय बताइए, जल संरक्षण के 4 उपाय बताइए, क्या बताइएगा आप लोग? जरा अपने सोच करके बताइए ना, खुद से सोच करके बताइए कि जल संरक्षण के 4 उपाय क्या क्या हो सकता है जो कारगर हो। ऐसा नहीं कि कुछ बता दिया कि सर 4 लीटर की जगह 2 लीटर से नहा लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सर 6 लीटर की जगह 4 लीटर आज से पीना शुरू कर देंगे, जल बच जाएगा, ऐसे नहीं। एकदम सटीक कारण जो है, सटीक कारण जो है वो बताइए कि जल जो है प्यारे बच्चों, सटीक कारण जो है कि जल जो है उसको कैसे बचाया जा सकता है। वाटर का स्टोर करके जल का दुरुपयोग नहीं करें, ये तो ज्ञान हो गया, ये उपाय थोड़ी हो गया। जल का दुरुपयोग नहीं करें, ये तो ज्ञान हो गया, ठीक है ना। सोख्ता गड्ढा बनाने से, अच्छा वृक्षारोपण, हाँ एक बच्चे का एकदम सही है, वृक्षारोपण करके जल प्रदूषण कम करके, ठीक है ना। नदी में गंदगी न फैलाएं, बिल्कुल बढ़िया। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, एकदम सही जवाब, ठीक है ना। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, अच्छा चलिए आप मत बताइए, आप सिर्फ ध्यान दीजिए। जल को फालतू खर्च ना करें, जल को सेव करें। ड्रिप सिंचाई, बहुत बढ़िया, ड्रिप सिंचाई बहुत बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, जल चक्र, वाह क्या बात है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से हम लोग जल को बचा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि जल को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है। कौन कौन सा उपाय है समझिएगा। सबसे पहला, जल संरक्षण के लिए सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने आप में प्रण लीजिए। देखो बाबू, दूसरे को सुधारने से पहले ना अपने आप को सुधारना जरूरी होता है। दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद वो काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। सबसे पहले अपने आप में प्रण लीजिए कि आज से हम जो है वो जल को बचाएंगे। सोचिए कि अगर हर एक आदमी सिर्फ अपने आप में प्रण ले ले, हर एक आदमी, प्रत्येक आदमी अगर अपने आप से ये दृढ़ संकल्पित हो जाए कि आज से जल को बचाना है, जल को गंदा नहीं करना है, तो फिर किसी को ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब आदमी अपने आप में सुधर जाएगा। लेकिन यहां क्या है कि लोग दूसरे को ज्ञान देते हैं लेकिन खुद नहीं सुधरते हैं, ठीक है ना। दूसरे को खूब उपदेश देंगे, इसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने नहीं सुधरेंगे, ठीक है ना। तो जल संरक्षण के लिए सबसे पहला तो यही है कि अपने आप में प्रण ले लें, अपने आप में ये एकदम संकल्प ले लें कि आज से हमको जल को बर्बाद नहीं करना है, जल को व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरा चीज, वर्षा होता है, वर्षा का पानी ऐसे ही बह जाता है, ठीक है ना, वर्षा का पानी ऐसे ही बह जाता है। पहला तो हो गया स्वयं में प्रण ले लेना चाहिए ताकि जल को व्यर्थ ना करें। दूसरा, किसी भी उपाय करके वर्षा के जल को जमा करिए। आप अगर राजस्थान में चले जाएंगे, आप देखेंगे कि वर्षा के जल को वहां बड़े बेहतरीन तरीके से जमा किया जाता है और उस वर्षा के जल का उपयोग बहुत दिनों तक किया जाता है। तो वर्षा के जल का सही उपयोग करें, वर्षा के जल को बचा करके रखना चाहिए। तालाब में, गड्ढा में, कहीं पर भी अगर उसको स्टोर कर सकते हैं तो स्टोर करिए, क्योंकि वर्षा का जल बहुत ज्यादा सदुपयोगी है, उसको व्यर्थ ना होने दें। तो वर्षा के जल को हमें बचाना चाहिए, ठीक है ना। तो जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए ताकि वर्षा जल को बचाया जाए, यानी कि वर्षा के जल को हमें बचाया जाना चाहिए। पहला चीज तो ये दूसरा चीज ये हो गया। तीसरा, वर्षा कैसे होगा? पेड़ पौधा लगेगा तब ना, पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो वर्षा कैसे होगा? तो बाबू वर्षा के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे वर्षा के जल को हम उतना ही बढ़ा पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, घर के आसपास प्रति जमीन में यथासंभव वृक्ष लगाने चाहिए, जितना ज्यादा हो सके पेड़ पौधा लगाइए। चौथा, याद रखेंगे कि तकनीकी विकास अथवा ऐसे उपक्रम का उपयोग करना चाहिए जिससे जल का अधिकाधिक उपयोग हो सके, यानी कि तकनीक के माध्यम से हम लोग ऐसा कुछ उपाय करें कि वर्षा के जल का हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। जैसे ड्रिप सिंचाई करें। अब लोग क्या करते हैं, मोटर चला करके खेत में छोड़ दिए, एकदम आरी टप करके उपला करके एकदम पानी सब बह रहा है। क्यों भाई, भूमिगत जल को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उससे अच्छा है कि ड्रिप सिंचाई करिए। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि प्रत्येक पौधा के जड़ में ही ड्रिप के माध्यम से पानी को गिराया जाता है, कम जल में अच्छा सिंचाई हो जाता है। तो इसलिए ड्रिप सिंचाई बहुत जरूरी है। लिफ्ट सिंचाई हो गया, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई करना और सीढ़ीनुमा खेती की पद्धति अपनाना, ठीक है ना। तो आप लोग को दिखाया था ना कि पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती होता है, वहां पर बहुत कम जल में काम हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म फुहारा मार करके ये सिंचाई करवाया जाता है। सिंचाई के अलग अलग तरीके हैं। हम लोग तरफ क्या होता है कि मोटर चलाइए और पाइप तान करके एकदम छोड़ दीजिए खेत में, एकदम डूब रहा है एकदम आरी टप करके जा रहा है, दूसरे के खेत में पानी जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर ड्रिप सिंचाई होता है, मतलब एक पाइप लगा दिया जाता है खेत के ऊपर में और उसमें पानी प्रवाहित हो जाता है और बूंद 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 जो है ना पानी गिरते रहता है। या फिर एक मशीन लगाया जाता है फुहारा मारने वाला, वो बहुत दूर तक क्या करता है, फुहारा मारता है। उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, जल को बचा सकते हैं। सीढ़ीनुमा खेती जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर अपनाया जा सकता है। अच्छा, चौथा चीज, कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर जैविक और कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। जल को बचाने का एक और तरीका कि हम लोग जो यूरिया, डीएपी, ये सब खाद ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं फसलों में, उसका उपयोग कम करें, क्योंकि उससे जल प्रदूषित होता है।
ठीक है ना, क्योंकि हम लोग खेत में वो खाद देते हैं और खेत वाला पानी बह करके फिर दूसरे खेत में फिर होते हुए नदी में जाता है और वो पानी विषैला बन जाता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जिसको कंपोस्ट खाद कहते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ा और सबसे ब्रह्मास्त्र जो चीज है, रामबाण जो चीज है, वो है वृक्ष लगाना। आप लोग अपने जीवन में वृक्ष लगाए हैं? एकदम सही सही बताइएगा। तो बताओ बाबू, बताइए बताइए बताइए, क्या आप लोग अपने जीवन में वृक्ष लगाए हैं, हाँ या ना? वृक्ष लगाए हैं? अगर वृक्ष लगाए हैं तब तो अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने पे जोर दीजिए। जितना ज्यादा वृक्ष लगाइएगा आपको जल संकट नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ ठीक है ना। तो एकदम संकल्प ले लीजिए, कम से कम अपन अपन बर्थडे में हर एक बच्चा अपना अपना बर्थडे में कम से कम जरूर वृक्ष लगाएगा। ठीक है, अपना अपना बर्थडे में कम से कम जरूर वृक्ष लगाइए। ठीक है ना, तब जाकर के बात बनेगा। चलिए, एक क्वेश्चन है बाबू कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है? वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है? वर्षा का जो जल है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? ठीक है ना, इसके संग्रहण और पुनः चक्रण की विधि का उल्लेख करें। यानी कि वर्षा के जल को कैसे हम लोग संग्रहित कर सकते हैं, कैसे जमा कर सकते हैं और कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो अपना मन से भी ये जवाब लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, वर्षा जल की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वर्षा जल के कारण ही नदियों, तालाबों, पोखर, नहर आदि जल स्रोतों में जल को संग्रहित करके कृषि से संबंधित आंतरिक एवं बाहरी कार्य किए जाते हैं। जो वर्षा का जल होता है, जब बारिश के मौसम में देखते होंगे ना कि जितना पोखर है, नदी है, तालाब है, नहर है, ये सब वर्षा के जल से भर जाता है, जमा रहता है। उस वर्षा के वो जो वर्षा का जल है नदी, पोखर, तालाब, नहर में जमा रहता है, उसका उपयोग हम लोग सिंचाई में करते हैं। ठीक है ना। तो वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए, वर्षा के जल को जमा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उपाय करने चाहिए। वर्षा जल के कारण ही मिट्टी में नमी बनी रहती है एवं सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदा से हमें राहत मिलती है। अगर वर्षा नहीं होता है तो फिर सुखाड़ आ जाता है, फिर तो वही दरार फट जाएगा। ठीक है ना, मिट्टी में नमी का मात्रा ही खत्म हो जाएगा। तो वर्षा के जल को ज्यादा से ज्यादा बचा करके चलना चाहिए। वर्षा के जल को ज्यादा से ज्यादा बचा करके चलिए। जितना ज्यादा वर्षा का जल बचाइएगा, जितना ज्यादा वर्षा के जल को जमा करिएगा, जल संकट से उतना ही निपटा जा सकता है। ठीक है ना। वर्षा के जल को पुनः चक्रण की विधि या फिर जमा करने का विधि, देखिए अलग अलग जगह पर ना वर्षा के जल को जमा करने का अलग अलग तरीका होता है, तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। जिस भी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अटैच है, समझ लीजिए कि वो दीर्घ उत्तरीय वाला क्वेश्चन है। और देख लीजिए इसमें दो क्वेश्चन है, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, तो इसका आंसर हम लोग इतना दे दिए। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इसके संग्रहण और पुनः चक्रण विधि का उल्लेख करें, तो फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर नीचे है। जब दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर देना पड़ेगा, आंसर तो बड़ा होगा, और ऐसा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर हम छोटा नहीं कर सकते हैं। देखिए, वर्षा जल को जमा करने का तरीका क्या है? वर्षा जल को पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा नदी की धारा की रास्ता बदल करके खेतों में सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे कूल या धूल कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि पहाड़ पर से पानी एकदम टघर जाता है, पहाड़ पर वर्षा हुआ, पानी एकदम टघर करके नीचे आ गया और नीचे आता है तो नदी के रास्ते बहना शुरू हो जाता है। तो पहाड़ों के पानी को उस तरीके से करके, पहाड़ों के पानी को नदी की धारा को बदल देना चाहिए। पहाड़ पर से जो पानी आ रहा है उसको नदी की धारा में मिला देना चाहिए। ठीक है ना। और पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार से किया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? इस विधि को कूल या धूल बोलते हैं। दूसरा है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। जो शुष्क क्षेत्र है, जहां पर कि ये ज्यादा न गर्मी होता है न ठंडा होता है, शुष्क क्षेत्र मतलब जहां वर्षा भी ज्यादा होता है, वैसे क्षेत्रों में मतलब वर्षा के जल को गड्ढा बना करके जमा किया जाता है, जिसे राजस्थान के जैसलमेर में खादिर अथवा जोहड़ के नाम से जाना जाता है। आप लोग राजस्थान में जाइएगा ना तो वहां पर कहेगा कि हमारे घर में जोहड़ है, हमारे यहाँ जोहड़। अब जोहड़ मतलब क्या होता है? जोहड़ मतलब एक ऐसा गड्ढा जिसमें वर्षा के जल को जमा किया जाता है। राजस्थान के घर में जाइएगा तो हर एक घर में आपको लगभग ये देखने के लिए मिल जाएगा। राजस्थान के हर एक लोग जोहड़ का निर्माण करवाते हैं। जोहड़ मतलब पानी जमा करने का गड्ढा। ठीक है ना। हाँ, जोहड़ कहने का मतलब पानी जमा करने का गड्ढा। तो राजस्थान के अधिकांश घरों में पानी जमा करने का गड्ढा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राजस्थान राज्य के ही बिरानो, फलौदी और बाडौर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टांका कहते हैं। राजस्थान में जाइएगा ना तो जो पीने वाला पानी होता है उसको भी एक टंकी में जमा किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? टांका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टांका। अब टांका देने वाला ना समझ जाइएगा, टांका वहां उसका भाषा है। और कर्नाटक के मैसूर जिला में छत जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है। आप कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक के मैसूर जिला में छत पर ही लोग टंकी बना देता है और छत पर ही लोग टंकी बना करके उसमें वर्षा के जल को जमा करता है। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह पर वर्षा के जल को जमा करने का अलग अलग तरीका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। अलग अलग जगह पर वर्षा के जल को जमा करने का अलग अलग तरीका है। अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप लोग आराम से बना दीजिएगा। क्लियर बाबू? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वर्षा का जल सबसे ज्यादा कहां होता है तो क्या जवाब दीजिएगा?
वर्षा का जल सबसे ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा बारिश जो होता है, ठीक है ना, मेघालय में। मेघालय से कुछ याद आ रहा है? सोनम अपने पति की हत्या मेघालय में ही की थी, ठीक है ना। अभी जो न्यूज चल रहा है पूरा सोनम के बारे में, सोनम बेवफा है, तो सोनम अपने पति की हत्या के लिए मेघालय नामक जगह को चुनी थी, ठीक है ना। इसलिए उसके पति का लाश ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी हुआ, क्योंकि पहाड़ों के बीच में लाश फेंका हुआ था। जो लाश था ना वो पहाड़ों के बीच में फेंक दिया गया था, और बारिश बहुत ज्यादा वहां होता है, तो बारिश वहां बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण 15 दिन लग गया उसका लाश ढूंढने में, ठीक है ना। क्योंकि एकदम खाई में फेंका हुआ था, जहां पर कि एकदम फॉग रहता है, बादल जैसा रहता है, तरीके का माहौल था। तो मेघालय के चेरापूंजी, ठीक है ना, चेरापूंजी और मौशिनराम, ये चेरापूंजी हो गया, और मौशिनराम में सबसे अधिक बारिश होती है, सबसे अधिक बारिश, है ना। ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तो मौशिनराम में और चेरापूंजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोगों को सोन परियोजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछता है, तो इसलिए आप लोग इसको ना ध्यान रखिएगा। सोन परियोजना क्या है? सोन नदी पर बनाया गया परियोजना है। सोन नदी का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना, सोन नदी का नाम सुने होंगे, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि इधर बिहार साइड में, चाहे बाहर में भी, घर जो बनता है, और घर के बनाने के लिए हम लोगों को सीमेंट और बालू का जरूरत पड़ता है। तो बालू जो है ना वो ज्यादातर सोन नदी से ही आता है। सोन नदी में बहुत बालू है, और अभी जितना भी घर आप लोग देखते हैं बनते हुए, अधिकांश बालू जो है वो सोन नदी का ही बालू होता है, ठीक है ना, सोन नदी का बालू होता है। तो बाबू वही सोन परियोजना के बारे में हम लोगों को लिखना है, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको आप लोग याद रखिएगा। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन है, तो बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना सोन परियोजना, याद रहेगा। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना, याद रखिएगा, बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है सोन परियोजना, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि अंग्रेजों ने, सिंचित भूमि में वृद्धि करके अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। 1874 ईस्वी में इसका विकास किया था। इसमें डेहरी के समीप, बिहार में डेहरी ऑन सोन पड़ता है, डेहरी के समीप पूरब और पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई थी। सोन नदी से ही नहर निकाला गया डेहरी ऑन सोन की तरफ, ठीक है ना, और इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। यानी कि डेहरी की तरफ जो नहर निकाला गया, उस नहर की लंबाई कितना है? 130 मीटर है, 130 किलोमीटर। पूरब की नहर से पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। यानी कि सोन नदी से जो नहर निकाला गया डेहरी की तरफ, वहां से पटना जिला का जो एरिया है उधर सिंचाई हो जाता है, गया जिला का जो एरिया है उधर सिंचाई हो जाता है, औरंगाबाद का सिंचाई हो जाता है। जो बच्चे डेहरी ऑन सोन से होंगे उनको पता होगा, ठीक है ना, कि सोन नदी के कारण उनका सिंचाई होता है, ठीक है। इस नहर की पश्चिमी शाखा से 3 उपशाखाओं का निर्माण हुआ है। पहली शाखा भोजपुर जिला में चला गया और दूसरा शाखा बक्सर जिला में चला गया, और उधर के जमीन को सिंचित करता है, ठीक है ना। तो भोजपुर और दूसरी शाखा कहां चला गया? बक्सर। तो सोन नदी से बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। और ये जो तीसरा शाखा है उसका प्रभाव चौसा क्षेत्र में है। इस प्रकार ये त्रिशाखाएं रोहतास, बक्सर और भोजपुर 3 जिलों को प्रभावित करती है। यानी कि सबसे बड़ा चीज तो यह है कि सोन नदी से जो नहर निकलता है, वहां से देख लीजिए, पटना जिला, गया जिला, औरंगाबाद जिला, रोहतास जिला, बक्सर जिला, भोजपुर जिला, ये सब जो है ना वो सिंचित हो रहा है। तो सोन नदी बहुत बड़े जिले को कवर कर रहा है। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। सोचिए, 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, हम पहले बता देते हैं, मत समझिएगा कि सर क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। ये टॉपिक है जहां से कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग बस जानकारी के लिए याद रखिएगा। पूछा भी नहीं जा सकता, हो सकता है पूछा भी जाए। और याद रखिएगा 1968 ईस्वी में इस योजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगा करके बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। ये करने का प्रयास किया गया। इंद्रपुरी जलाशय, याद रखिएगा, इंद्रपुरी जलाशय ना सोन नदी, तो याद रखिएगा इंद्रपुरी नामक स्थान पर, जहां पर इंद्रपुरी जलाशय भी बनाया गया है। इससे पुराने नहरों जल का बैराज से पुनर्निर्मित नहर विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण हुआ है। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से विभूषित हो रहा है। यानी कि सोन नदी, जहां पर कि पहले नहर जब नहीं था तो कुछ नहीं होता था, लेकिन नहर बन जाने से आज चावल सबसे ज्यादा होता है, और उसी के कारण चावल का कटोरा कहा जाता है इन सब क्षेत्रों को। तो सोन नदी के कारण कृषि में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह स्थापित हुई, यानी पावर ग्रिड, पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस का निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई है, जिससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर का एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर रहा है। यानी कि सोन नदी पर जो
बहुउद्देशीय परियोजना के तहत जो जल विद्युत संयंत्र बनाया गया है, तो वहां से 6.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और बहुत बड़े ये मतलब बहुत बड़े क्षेत्र को ये बिजली दे पाता है। खास करके डालमिया नगर के बहुत बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में ये उभरने में मदद कर रहा है। ठीक है ना। तो सोन नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना था। सोन परियोजना जो कि सोन नदी के ऊपर जो परियोजना बनाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना था, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा बस जानकारी के लिए। और अब एक सबसे लास्ट टॉपिक बच गया है, नदियों के प्रदूषण के कारण। हम आपको इसके पहले ही बता दिए कि नदी क्यों प्रदूषित हो रहा है। अभी आपको बताया था ना कि नदी में नाला का पानी, उद्योग का पानी, कूड़ा कचरा सब कुछ, ये जो मरे हुए पशु पक्षी हैं उसको नदी में बहा दे रहा है, उर्वरक का प्रयोग कर रहा है। ये सब पहले बता दिए कि नदी का पानी कैसे प्रदूषित हो रहा है। ये बताया ना आपको, नदी का पानी कैसे प्रदूषित हो रहा है, ये आपको हम बता दिए। उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर एक है, याद रखिएगा कि नदी का जल क्यों प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषित होने का कारण क्या है। तो भारत नदियों का देश कहा जाता है और प्राचीन काल से वर्तमान तक बहुत सारी नदियां सदाबहानी है, परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे देश में अनेक प्रकार के प्रदूषण का स्वरूप बढ़ा है। भारत के नदियों के प्रदूषित होने के कारण निम्नलिखित है। भारत का नदी के आखिर प्रदूषित क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला कारण है कि जो भी यहाँ उद्योग है, फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं और उद्योगों से निकलने वाली दूषित जल, कचरा, अवांछनीय तत्व को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। जो भी फैक्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, उससे निकलने वाला जल को ना नदी में प्रवाहित करा दिया जा रहा है। नदियों में मरे हुए पशु पक्षियों को डालने से, मवेशियों को नहलाने से, गंदी नालियों के पानी को नदी में गिराने से नदियां जो है वो प्रदूषित हो रही है। और अत्यधिक उर्वरक का उपयोग से वर्षा जल उर्वरकों का साथ लेकर नदी में समाहित हो जाता है, जिससे वह विषैली हो जाती है। यानी कि उर्वरक के प्रयोग करने से नदी का ये जो जल है वो विषैला हो रहा है। जो उद्योग धंधे हैं, जो ये कल कारखाने हैं, उस कल कारखाने का नदी, ये उस कल कारखाने का जो अवांछनीय पदार्थ है, जो पानी है, वो सीधे सीधे नदी में प्रवाहित करा दिया जा रहा है। इसके अलावा मरे हुए पशु पक्षियों को लोग पानी में प्रवाहित करा देते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है, नदी का जल जो है वो दूषित हो रहा है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन सब कारणों की वजह से नदी का जल क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो आपका यही तक प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर था। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखने का प्रयास करिएगा बाबू, ठीक है। हाँ, हम बता देते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोसी नदी पर कुसहा नामक तटबंध कब टूटा था। कोसी नदी पर एक तटबंध है, बांध है, कुसहा, ठीक है ना, कुसहा नामक तटबंध। तो याद रखिएगा कि कोसी नदी पर कुसहा नामक तटबंध टूटा था 2008 में। कब टूटा था, 2008 में टूटा था। कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है, तो आपको बताए थे ना 96.5%। 96.5% भाग जो है वो कहाँ है, तो महासागर में है बाबू, याद रखना आप लोग। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलवणीय या मीठा जल कितना प्रतिशत। आपको बताया था ना कि सिर्फ 2.5% मीठा जल है, लिखेंगे 2.5% जल जो है वो मीठा जल है, सिर्फ 2.5% जल। वर्षा जल का कितना जल वाष्प बन करके वायुमंडल में जाता है, तो वर्षा जल का 20% जो है वो वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है। वर्षा हुआ, उसका 20% पानी वाष्प बनकर के कहां चला जाता है, वायुमंडल में ही चला जाता है। आगे, जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं प्यारे बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। और स्थल गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारत में विश्व की लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है, तो भारत में लगभग 16% आबादी जो है वो पूरे विश्व का है, पूरे विश्व का 16% आबादी जो है वो भारत में निवास करती है। कह रहा है कि जो ताप्ती है, ताप्ती नदी में जल भंडारण करने की क्षमता कितनी है, ताप्ती नदी में, तो ताप्ती नदी में जल भंडारण करने की क्षमता है 57%। कितना, 57%। आगे कह रहा है कि प्राणियों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है, तो प्राणियों में 65% जल का अंश रहता है, प्राणियों में कोई भी व्यक्ति में 65% जल का अंश रहता है। आगे, पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है, तो पौधा में तो 65% से लेकर के 99% तक जल का अंश विद्यमान रह सकता है। आधुनिक परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या बोला था, आधुनिक भारत का मंदिर बोला था। भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, आपको क्या बताया कि लगभग 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है, 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत हुई थी, 1987 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मार्च 1987 में राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृत हुई थी। सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ 1874 में,
सोन नदी घाटी परियोजना 1874 में, याद रखिएगा। भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं? तो कुल जल का लगभग 32% भाग हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में कौन सा स्थान रखते हैं? तो ये जो ब्रह्मपुत्र है ये 8वां स्थान रखता है और जो गंगा है ये 10वां स्थान, ठीक है ना, 10वां। तो 8वां और 10वां याद रखिएगा, 8वां और 10वां स्थान। अगला, गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो गुजरात के नर्मदा नदी पर बांध है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, याद रखिएगा। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अति दोहन से किसका संकेंद्रण बढ़ा है? तो जल के अति दोहन से आर्सेनिक का, किसका बाबू? आर्सेनिक, किसका संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां तक याद रहेगा? हाँ, चलिए, तो कुल मिलाकर के आप लोग यहां तक बाबू सारा कंप्लीट कर लिए और यहां के बाद अब आपका ये जो चैप्टर है ये द एंड हो गया, यानी समाप्त हो गया। आपका चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया, कंप्लीट, खत्म, ठीक है ना। तो ये जल संसाधन वाला चैप्टर आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया, क्लियर। तो चलिए अब प्यारे बच्चों, कल से आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। कल आज तो हम लोग सबसे पहले हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़े, फिर जल के बारे में पढ़े, अब कल से जंगल के बारे में पढ़ेंगे, वन जिसको बोलते हैं। तो कल से हम लोग वन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो कल से आप लोग वन संसाधन पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, क्लियर। कल से आप लोग वन संसाधन पढ़ने के लिए तैयार रहना बाबू, क्लियर ना। चलिए, तो चलिए अब आज की इस क्लास को प्यारे बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं, इजाजत लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, पूरा रिवीजन करके आइए।